UBSSC एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट में एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एंड अदर ब्रांचेस जो एलिजिबल हैं उनकी क्लासेस यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अभी इसके पहले एक क्लास में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, और इसके आगे उस क्लास 1 का सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। टाइप ऑफ क्रॉप्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, और नेक्स्ट हमारी जो क्रॉप की टाइप है वो है कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप। तो इसको आप लोग साथ में नोट डाउन भी करते चलेंगे, कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप। अब इन दोनों में या वर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन जनरली एक थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है कैश क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, तो इसमें आप लोग कैश क्रॉप उस प्रकार की क्रॉप होती है जिसको हम तुरंत बेचकर क्या प्राप्त करते हैं, पैसा। जिसको हम तुरंत बेचकर पैसा प्राप्त करते हैं तो ये कैश क्रॉप कहलाती है। और कमर्शियल क्रॉप उस क्रॉप को कहेंगे जो बेचकर आपको पैसा मिले और साथ में उससे और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप होना चालू हो जाए, तो वो कमर्शियल क्रॉप कहलाएगी। अब यहां पर एक बेसिक डिफरेंस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कैश क्रॉप के अंतर्गत कौन सी आती है, जैसे गन्ना, ये भी आपकी कैश क्रॉप है। जूट, ये भी आपकी कैश क्रॉप है। ठीक है, गन्ना, जूट, और एक एग्जांपल और कपास, ये भी आपकी कैश क्रॉप है जिसको आप तुरंत बेचकर पैसा प्राप्त कर सकते हैं। यही तीनों कमर्शियल क्रॉप भी हैं, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल क्रॉप नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मशरूम की फसल, जो कि एक प्रकार से सब्जी में भी काउंट होता है और फसल क्रॉपिंग में भी काउंट होता है। मशरूम क्रॉपिंग या मशरूम फार्मिंग कहीं पर अगर करी जा रही है तो वो कैश क्रॉप प्लस कमर्शियल दोनों में आती है। तो ये एग्जांपल आप हमेशा याद रखिएगा कि मशरूम फार्मिंग जो होती है वो कमर्शियल और कैश दोनों में ही कैटेगरी में आती है। लेकिन जो गन्ना, जूट, कपास है, ये कैश या कमर्शियल दोनों की कैटेगरी में इसे डाला जा सकता है। हालांकि यहाँ पर कैश या कमर्शियल क्रॉप है, इसका मतलब ये है ऐसी क्रॉप जिसको बेचकर हमें तुरंत बिक्री हो जाए या पैसा मिल जाए, वही हमारी क्या कहलाती है, कैश क्रॉप कहलाती है। तो इस तरीके से आप इसका नोट डाउन इसे कर सकते हैं। इसके बाद का कैटेगरी है जिसको बोलते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप के बाद आती है कैच क्रॉप, CATCH, कैच क्रॉप। कैच क्रॉप, इसकी हिंदी नोट डाउन करेंगे कैच क्रॉप की। कैच क्रॉप की हिंदी है आपकी आकस्मिक फसल। आकस्मिक फसल। अब आकस्मिक से इसकी एक और इंग्लिश बन सकती है कैच क्रॉप से। तो आकस्मिक की एक और अंग्रेजी क्या हुई आपकी, इमरजेंसी क्रॉप। ये आपका इमरजेंसी क्रॉप भी कहलाती है। अगली जो कैटेगरी है इमरजेंसी क्रॉप। इमरजेंसी किस वक्त लगाई जाती है, इमरजेंसी जरूरत कब पड़ती है, जब हमारी कोई मेन प्लानिंग फेल हो रही हो, या जैसे मेन प्लानिंग फेल हो रही, जैसे इमरजेंसी देश में कब लगी, 1976 में। क्यों लगी, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या देश की सरकार एक पूर्णतः विफल होने लगी थी पूरे देश में दंगे जो हो रहे थे उनको कंट्रोल करने में। हालांकि दंगों को रिवोल्यूशनरी आंदोलन का नाम भी दिया गया था उस वक्त, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट जो होगी, जो सरकार होगी, वो कितना भी बड़ा रिवोल्यूशन हो उसको एक दंगे से ज्यादा और कुछ नहीं समझती। तो होता क्या है कि उसको कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी, तो इमरजेंसी लगानी पड़ी। सेम चीज आपके खेत में भी है। अगर आपके खेत में आपने कोई फसल लगाई है और वो फसल आपकी क्या हो गई, असफल सिद्ध हो रही है, उस समय अब आपके सामने यही रास्ता बचा कि वो फसल नहीं डेवलप हो पा रही है, तो हम कुछ और वहां पर कोई और फसल आकस्मिक रूप से या जल्दीबाजी में लगाकर उस वही प्रोडक्शन लेने, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसको गेन करने के लिए कि कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा ही है, ठीक है, दिल को अच्छा लगने के लिए गालिब ये ख्याल ही अच्छा है, ऐसा ही सोचकर हम लोग क्या करते हैं, एक आकस्मिक फसल या कैश क्रॉप को वहां पर लगा देते हैं, आकस्मिक फसल। तो आकस्मिक फसल में शब्द में ही इसका राज छुपा है कि ये ऐसी फसल है जो मुख्य फसल के फेल होने पर या मुख्य फसल के विफल होने पर लगाई जाती है।
छोटी सी डेफिनेशन इसको नोट कर लीजिएगा। इसको जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होती है तो आगामी ऋतु से पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, इमरजेंसी क्रॉप। व्हेन मेन क्रॉप फेल्स, ठीक है, तो आगामी ऋतु से पहले इमरजेंसी क्रॉप लगाई जाती है। यहां तक तो बात एकदम ठीक है, इमरजेंसी क्रॉप लग गई है। मेन बात होती है कि इसका एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताओ। तो इससे एग्जाम्पल में आती है मूंग, उड़द, लोबिया, प्याज और मूली। मूंग, उड़द, मतलब मेन क्रॉप अगर फेल हो रही हो तो इसको लगाई जाती है। हालांकि मूंग की खेती और उड़द की खेती अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पर मेन क्रॉप फेल हो रही हो तो अगले सीजन के पहले मूंग की फसल आप लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो मूंग, उड़द, मूली, लोबिया, मार्केट में देखेंगे तो राजमे के दाने की तरह छोटा छोटा लोबिया बिकता है, ठीक है, वो भी प्रोटीनस होता है, प्रोटीन काफी होता है। मूली होती है, मूली में न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। अगर आपकी मेन क्रॉप फेल हो रही है, ग्राउंड के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो आप मूली की खेती कर दीजिए। मूली सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर अपने आप में डेवलप हो जाएगी और एक अच्छी पैदावार आपको मिलेगी और मार्केट वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से मेन क्रॉप फेल होने का नुकसान आपको नहीं झेलना पड़ेगा। यही टोटल एम होता है इनका। तो मूंग, उड़द, मूली, लोबिया, और एक फाइनल एग्जांपल है इसका मूंग, उड़द, मूली, लोबिया और प्याज। अब ये भी आप कह सकते हैं कि भैया ये जो 5 चीजें हैं इनकी खेती अलग से भी तो होती है। हाँ, अलग से होती है, लेकिन अगर मेन क्रॉप फेल हो रही हो तो इनकी खेती करके मेन क्रॉप की होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। इसलिए ये चीजें कैच क्रॉप या इमरजेंसी क्रॉप की कैटेगरी में भी डाली गई हैं। इस तरीके से आप चीजों को समझ के चलिए, ठीक। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है। मैंने आपको बता रखा था कि 3 तो मुख्य कैटेगरी है ही है, रबी, खरीफ और जायद। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि रबी, खरीफ और जायद ही 3 कैटेगरी हैं और एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो कि आपसे बार बार पूछी जाए। बेसिक सवाल उसमें से आते हैं, वो भी 2-3 हैं, वो आपको बता दूंगा। लेकिन ये जो कैटेगरी है क्रॉप की, जिसमें किसी भी क्रॉप को देखने का डिफरेंट एंगल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मैं जो दे रहा हूं, इसको आपको समझ के चलना है। तो यहां पर जो आपका नेक्स्ट था, आपका ये कैच क्रॉप तक हम लोग पहुंच गए। नेक्स्ट हमारा है, अगली कैटेगरी है ट्रैप क्रॉप, TRAP, ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप, ठीक है। अब ट्रैप से शब्द क्या होता है, ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप मतलब होता है फंसाना, ठीक है। तो फंसाने वाली क्रॉप, फंसाने वाली क्रॉप, ये क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। फंसाने वाली क्रॉप, तो भैया फंसाने वाली क्रॉप का इस्तेमाल क्यों करेंगे, किसे फंसाएंगे? सवाल ये है कि अगर फंसाने वाली फसल आप लगा रहे हैं तो आप किसको फंसाने के लिए लगा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि खेत में जो हानिकारक जीव हैं, जो हमारी मुख्य फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको फंसाने के लिए जो क्रॉप लगाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? ट्रैप क्रॉप। क्या बोलेंगे उसको? ट्रैप क्रॉप, ठीक है। तो मुख्य फसल को हानिकारक जीवों से बचाने वाली क्रॉप क्या कहलाती है? ट्रैप क्रॉप कहलाती है। मेन होता है ट्रैप क्रॉप के एग्जांपल्स। इसमें सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल है कि कपास का खेत, कपास के खेत को, मतलब कॉटन के जो खेत है उसको किससे बचाने के लिए? कॉटन रेड बग। इसको किससे बचाने के लिए? कॉटन
रेड बग, बग का मतलब कीड़ा, रेड का मतलब लाल। तो कॉटन के रेड बग, कॉटन के रेड बग को बचाने के लिए, कॉटन को रेड बग से बचाने के लिए कपास के खेत के चारों ओर क्या करते हैं, भिंडी की खेती कर देते हैं। तो रेड बग जो होते हैं वो भिंडी में क्या होते हैं, आकर फंस जाते हैं, भिंडी में ही आकर अपनी सारी कलाबाजी वहीं दिखा देते हैं और अपनी जो कपास की खेती है वो बच जाती है। तो क्या होता है, भिंडी की खेती चारों। तो भिंडी की खेती जो है वो कपास की खेत को बचाने के लिए किस प्रकार की फसल का काम कर रही है, ट्रैप क्रॉप का। तो भिंडी क्या हो गई, एक प्रकार की ट्रैप क्रॉप हो गई। ये वेजिटेबल भी है। आप इसको नॉर्थ इंडिया में जहां पर कपास नहीं पैदा होता और जहां पर कपास पैदा होता भी है, दोनों ही जगहों पर सब्जी की फसल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जायद की फसल भी कहलाती है हमारी भिंडी की फसल। लेकिन ट्रैप क्रॉप की कैटेगरी में अगर देखना चालू करें तो एक कैटेगरी बन रही है ट्रैप क्रॉप, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि हमारी जो मेन फसल है उस पर पड़ने वाले कीड़े या हानिकारक जीव को जो फसलें हमारी रोक ले रही है वो क्या कहलाती है, ट्रैप क्रॉप कहलाती है। तो भिंडी की फसल कॉटन के लिए क्या कहलाएगी, ट्रैप क्रॉप कहलाएगी। ठीक, तो यहां पर आपका हो गया भिंडी की खेती। इसका और एग्जाम्पल है ट्रैप क्रॉप का। अब एग्जाम्पल है उसको आप नोट डाउन करिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको इसमें बता रहा हूं, देखिएगा, नोट करिएगा। स्ट्राइगा नाम का जो कीड़ा है, स्ट्राइगा को सोरगम द्वारा ट्रैप किया जाता है। स्ट्राइगा नाम का कीड़ा किसी भी फसल पर लगने वाला हो तो उसको किससे हम करेंगे, सोरगम के द्वारा ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्राइगा को के लिए ट्रैप क्रॉप कौन सी हो गई, स्ट्राइगा कीड़े के लिए सोरगम, कॉटन रेडबग के लिए भिंडी, और उसके बाद हाँ, ये दो एग्जांपल आपके हैं पेपर में, यही दो कई पूछे गए कई बार। तो आपका ये दोनों आप साथ में नोट डाउन करके चलेंगे। कैटेगरी आपको हो गई ट्रैप क्रॉप, ट्रैप क्रॉप की डेफिनेशन हो गई, ट्रैप क्रॉप के दो एग्जांपल हो गए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत आगे ना बढ़िएगा, इतना ही बहुत होता है। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो दो तीन चीजें और इससे रिलेटेड आपको आ जाएंगी। तो ये हो गया ट्रैप क्रॉप। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है एनर्जी क्रॉप। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है एनर्जी क्रॉप की। एनर्जी क्रॉप का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा। अब ऊर्जा हमें मिले किस चीज से, क्रॉप से ऊर्जा कैसे मिलेगी भैया, ऊर्जा वाली फसल, ऊर्जा वाली फसल। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इस बात को जरूर जानते होंगे और बाकी ब्रांच के भी बच्चे, क्योंकि लगभग ये साइंस साइड के ही सारे स्टूडेंट हैं इस वाली वैकेंसी में। तो इसमें एनर्जी क्रॉप का मतलब क्या हो गया, जहां पर भी एनर्जी कहां मिलती है, जहां पर भी मॉलिक्यूल या अणु, जो केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जहां पर भी अणु का विभाजन होगा वहां पर एनर्जी मिलेगी। ठीक, लेकिन किसी फसल से अणु का निर्माण कैसे हो रहा है, यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि फसल से हम क्या बनाते हैं, हम कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा हम एथेनॉल या बायोडीजल, एथेनॉल और बायोडीजल या अल्कोहल ये भी बनाया जाता है, और ये क्या करते हैं, एक प्रकार से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इसमें एनर्जी क्रॉप से एथेनॉल और अल्कोहल की खेती तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो एनर्जी क्रॉप में कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, या तो एथेनॉल, अल्कोहल, ये इसके क्या है, प्रोडक्ट है इसके एनर्जी क्रॉप के, एथेनॉल, अल्कोहल, बायोडीजल, ये क्या हो गए
एनर्जी क्रॉप के प्रोडक्ट हो गए। एनर्जी क्रॉप के एग्जांपल में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? तो गन्ना सबसे अच्छा एग्जांपल, गन्ना, आलू, मक्का। गन्ना, आलू, मक्का, जेट्रोफा। जेट्रोफा से क्या बनता है? बायोडीजल। मक्के से क्या बनता है? बायोडीजल और अल्कोहल दोनों। आलू से क्या बनता है? अल्कोहल। गन्ने से क्या बनता है? इथेनॉल और अल्कोहल। तो ये सारे जो क्रॉप है ये एनर्जी क्रॉप की कैटेगरी में है, क्योंकि इनसे कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनसे ऊर्जा मिल सकती है। तो ये हमारा हो गया एनर्जी क्रॉप का कैटेगरी। ठीक है, तो एनर्जी क्रॉप की कैटेगरी में ये जो 4 बड़े एग्जांपल हमने लिखे हैं ये अक्सर पेपर पूछे जाते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ये तो मैंने आपको बताया था कि किस किस प्रकार से क्लासिफिकेशन हम लोग यहां कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। ट्रेडिशनल का मतलब जो आज तक आप सालों से करते आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास कौन कौन सी है? सीधा सीधा रबी, खरीफ और जायद, ये 3 आते हैं। रबी, खरीफ और जायद। अब ये 3 जो फसल की कैटेगरी है, इनमें सबसे पहले इनकी बुआई और कटाई का समय आप लोग नोट डाउन कर लें, और उसके बाद इनके एग्जाम्पल और इनपे पेपर में पूछे गए बहुतेरी चीजें हम लोग अब यहाँ पर इसी बोर्ड में एरो बना बना के लिखेंगे। आप लोग भी अपनी नोट्स में साथ में नोट करेंगे। और मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, मेरे पुराने वीडियोस में भी देखिएगा, कि अपने लिखने की शक्ति को पहचानें। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप लिखें। लिखेंगे, पेन की ताकत आपके अंदर है। जो पेन है, जब आप कोई चीज लिखते हैं तो आपका फिजिकल एंड मेंटल प्रेजेंस दोनों इस्तेमाल होता है। मतलब भौतिक रूप से भी आप वहां प्रेजेंट उस जगह पर होते हैं और मानसिक रूप से भी होते हैं। जब आप फिजिकल और मेंटल प्रेजेंस दोनों चीज देकर किसी चीज को तैयार करते हैं तो वो चीजें हमेशा बहुत लंबे समय तक तैयार रहती हैं और एग्जाम में सबसे जल्दी रिकॉल भी होती है ना। जब आप किसी फैक्ट को याद करने की कोशिश करेंगे या कोई भी चीज दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो जो चीज आपने उन्हें लिखकर करी होगी वो जल्दी रिकॉल होगी। ठीक है, और एग्जाम में आप ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, इसलिए लिखकर पढ़ने वाले लड़कों की संख्या हमेशा सिलेक्शन में ज्यादा होती है। तो रबी खरीफ सीधी सी बात है कि ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल, और इसकी कटाई होती है अप्रैल मई। ठीक है, तो ये आपका अक्टूबर नवंबर से अप्रैल मई रबी हो गया। खरीफ के केस में ये आपका जून जुलाई के समय बोई जाती है। जून जुलाई के समय बोई जाती है, जून जुलाई से, और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई करी जाती है। और रबी खरीफ के बीच में, ये जो मई के बाद जून में हो रहा है, तो इस पूरे काल के दौरान कभी कभी बीच बीच में मार्च से जून के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में मार्च से जून, इनके बीच में जायद की फसल हमारी बोई जाती है। ठीक है, तो जायद की फसल जो होती है इसमें मेनली सब्जियां आती हैं। रबी की फसल में गेहूं आता है, खरीफ की फसल में चावल आता है। ठीक है, तो इसमें इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं कि विशेषता क्या क्या है रबी की फसल की। तो रबी की फसल आप इसका मौसम देख सकते हैं क्या है, अक्टूबर नवंबर से अप्रैल तक है। तो ये शीत ऋतु की फसल है। ये किसकी है? शीत ऋतु की, विंटर सीजन क्रॉप या शीत ऋतु या विंटर। तो ये विंटर सीजन की क्रॉप हो गई। और ये आप क्या देख रहे हैं कि जून जुलाई में पैदा हो रही है, सितंबर अक्टूबर तक कट रही है, तो ये गर्मी की हो गई। तो ये क्या हो गई? ग्रीष्म। ठीक है, विंटर
सीजन क्रॉप, और ग्रीष्म ऋतु का मतलब क्या हो गया कि ये क्या है आपका हॉट वेदर की क्रॉप हो गई, ठीक है, गर्म समय की क्रॉप हो गई। तो ग्रीष्म ऋतु या हॉट वेदर। सॉरी, ग्रीष्म ऋतु की क्रॉप तो जायज हो जाएगी। यहाँ पर जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर के बीच में पानी बहुत बरसता है। खरीफ की फसल का एग्जाम्पल क्या था सबसे बड़ा, चावल। चावल के लिए क्या चाहिए, पानी। तो ये क्या कहलाएगी, वर्षा ऋतु की क्रॉप या रेनी सीजन की क्रॉप, जिसमें पानी बहुत बरसता है। और जायद के समय में मार्च से जून के समय क्या पड़ती है, अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें गर्मी इस सीजन में ज्यादा पड़ती है। तो ये क्या कहलाएगी, ग्रीष्म ऋतु या हॉट वेदर क्रॉप, ठीक है। रबी खरीफ जायद का मेन मौसम भी डिस्कस हो गया। अब आते हैं इनके एग्जांपल्स पे, और बहुतेरे पॉइंट्स हैं जो कि मैं इधर उधर लिखूंगा, लिखते जाइएगा। इनका जो एग्जांपल है ये बहुत मेन है। रबी की फसल का सब में एग्जांपल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये किस में आता है, रबी की फसल में। खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का। तो चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये आपका किस में आएगा, खरीफ की फसल में। मूंगफली, कपास, ये भी आपकी खरीफ की फसल में आता है। मूंगफली और कपास भी आपका खरीफ की फसल में आता है। मूंगफली, कपास और तंबाकू, तंबाकू भी आपका खरीफ की फसल में आता है। तो ये कैटेगरी काफी बड़ी हो गई। इनमें से अक्सर कपास, तंबाकू और एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, क्योंकि चावल तो आप उत्तर प्रदेश के आसपास देखते हैं, ठीक है। जूट भी इसमें आता है। जूट, वेस्ट बंगाल में जूट ज्यादा पैदा होता है, तो जूट जो होता है ये भी आपका किस में आता है, खरीफ की फसल में आता है। फिर अगली आपकी कैटेगरी है जायद। जायद में मेनली क्या आती है, सब्जियां आती हैं। जायद में मेनली क्या आता है, सब्जियां आती हैं, और इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा करेगा। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, नेनुआ, भिंडी, है ना, ये सब चीजें किसमें आएंगी, जायद में। अब आते हैं इस पर कि ये तो पूछा ही जा चुका है, तरबूज, खरबूज किसमें आता है, तो जायद की फसल में आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर भी आपने कर लिया। अब आते हैं कुछ अलग प्रकार के सवालों पर जो इन्हीं चीजों से पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खीरा किस प्रकार की फसल में आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं खीरा किसमें लिखा है, जायद में। लेकिन खीरा जो होता है ये आपका खरीफ और जायद दोनों की कैटेगरी में डाला जा सकता है, क्योंकि पानी ज्यादा चाहिए और जायद की फसल के में आएगा, लेकिन पानी ज्यादा चाहिए। तो क्या हो गया, खीरा ये आपका जायद और खरीफ दोनों में इंक्लूड किया जा सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है खीरे की फसल इनमें से किस कैटेगरी में आती है। तो रबी, खरीफ और जायद, और चौथा ऑप्शन अगर दे दे जिसमें खरीफ और जायद दोनों के बारे में लिखा हो, या बी और सी दोनों, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। जहां दोनों वाला ऑप्शन आ जाए, खरीफ और जायद, खीरे के लिए दोनों पूछा जा रहा हो, तो आप उसी पर टिक करेंगे, ठीक है। और अगर केवल रबी, खरीफ, जायद लिखा हो, चौथा ऑप्शन लिखा हो इनमें से कोई नहीं, तब तो आपको खरीफ लगाना, तब तो आपको जायद लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन दे दिया जिसमें खरीफ और जायद दोनों है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें
जायद की फसल और खरीफ की फसल दोनों में ही खीरा इंक्लूड किया जाता है। सूरजमुखी की जो खेती होती है ये किस में आती है? सूरजमुखी अगर आप इसके पहले वाले कैटेगराइजेशन के अनुसार देखें तो ये भी एक प्रकार की क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि आगे इससे तेल मिलता है और ये इसको बेचकर आप पैसा प्राप्त कर लेते हैं, तो ये कॉमर्शियल क्रॉप है। तो सूरजमुखी जो है इसकी खेती आपका किस कैटेगरी में आती है? सूरजमुखी की खेती सूरजमुखी की खेती आपकी आती है खरीफ की फसल में। याद रखेंगे सूरजमुखी किसमें आता है? खरीफ की फसल में। तिल के बारे में पेपर में पूछा गया है, तिल किस चीज की कैटेगरी में आता है? तिल की खेती किस कैटेगरी में आती है? तिल की खेती तो ये भी आती है आपकी खरीफ की फसल। तिल की खेती भी आती है खरीफ की फसल में। इसको नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है, मूंगफली और सोयाबीन तो मैंने आपको यहां लिखवा ही दिया है। मूंगफली आता है खरीफ में और सोयाबीन भी लिख लीजिएगा। सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन वाला स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, सोयाबीन का जो प्रोसेसिंग यूनिट है और रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी आपका मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया? खरीफ की फसल में सोयाबीन आता है और मूंगफली आती है। तो आपने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि यहां से ये चीजें पूछी गई हैं तो नोटेड है। लेकिन ये स्पेशली पूछा गया है, तिल का किस में आता है? खरीफ में। सूरजमुखी खरीफ में। जब खीरा पूछा जाएगा तो जायद और खरीफ दोनों में आता है। अगर ऑप्शन के अनुसार आपको सिलेक्ट करना है, इसके पहले मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं इस पर कि मूंगफली, तिल और बाजरा ये तीनों ही वर्षा आधारित फसलें हैं। मूंगफली, तिल और बाजरा ये कैटेगरी वर्षा आधारित फसलों की है। ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। हालांकि यहां से आप लोग देख सकते हैं कि मूंगफली और बाजरा और तिल ये तीनों ही क्या है? खरीफ फसल है। और खरीफ फसल कौन सी कहलाती है? वर्षा ऋतु की फसल कहलाती है। तो मूंगफली, तिल और बाजरा ये फसलें जब भी पूछी जाएंगी तो जब भी इनको एक साथ दिया जाता है तो क्या बोलते हैं इसको? वर्षा आधारित। ये है आपकी वर्षा आधारित फसलें, मूंगफली, तिल और बाजरा। तंबाकू, गन्ना और बरसीम और गन्ना किस में आता है? खरीफ की फसल में। ठीक है, वैसे गन्ना 12 मासी फसल की कैटेगरी में है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा लेता है। ठीक है, लेकिन खरीफ की फसल में इसलिए कहते हैं क्योंकि गन्ने के जो मेन प्रोडक्शन और जो ग्रोथ है वो आपके गन्ना में ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, तो ज्यादा पानी खरीफ के समय उसे मिलता है, इसलिए उसको खरीफ की फसल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन ये आपकी क्या होती है? 12 मासी फसल है। गन्ने की फसल क्या कहलाती है? 12 मासी फसल, या इंग्लिश में पेरिनियल क्रॉप। गन्ने की फसल में गन्ने के आगे ऐसे सर्किल बना के लिख लीजिएगा 12 मासी फसल। ठीक है, बरसीम पर सर्किल बना के लिख लीजिएगा। बरसीम किसमें आता है? तो बरसीम आता है रबी में। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पॉइंट पे कि जो हमारी खरीफ की फसलें होती हैं इन्हें शॉर्ट
शॉर्ट डे कहा जाता है। खरीफ की फसलों को शॉर्ट डे प्लांट, छोटे या लघु दिवस प्लांट, और रबी की फसलों को लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसको आप याद रखिएगा। रबी की फसल हालांकि होती है विंटर में, हालांकि किसमें होती है? विंटर में। रबी की फसल होती विंटर में है, विंटर में दिन छोटा होता है, लेकिन रबी की फसल को क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट या लॉन्ग डे पौधे बोला जाता है इसको। खरीफ की फसल जो होती है वर्षा के समय होती है, लगभग उस समय गर्मी जा रही होती है, जाड़ा आ रहा होता है, दिन जो होता है ये रबी के समय शीत से तो लंबा ही होता है, शीतकाल से तो लंबा ही दिन मिलता है वर्षा में, लेकिन फिर भी इनको हम लोग शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं, भले ही दिन लंबा हो। इन्हें लॉन्ग डे प्लांट और इन्हें शॉर्ट डे प्लांट क्यों बोलते हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताते हुए अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा, जो हमारी क्लास फोकस्ड होगी क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फसल चक्र पर वो होगी। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी, टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस और हमारी और आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और कनेक्टिविटी से ही आप लोग जितनी चीजें लर्न करेंगे वही आपके एग्जाम में काम आएंगी। रटने से कोई काम नहीं चलने वाला है। कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, एग्जामिनेशन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, और एग्जामिनेशन बॉडीज इस तरीके से एग्जाम्स को डिजाइन कर रही हैं कि ठीक से ठीक स्टूडेंट, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट उनको एग्जामिनेशंस के थ्रू मिले। तो पेपर पैटर्न में अलग अलग प्रकार की चीजों का बदलाव लगातार किया जाता है। तो इसमें जो भी बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स से अक्सर मुलाकात और बात होती रहती है, तो इसकी वजह से ये बातें हमें पता भी चलती रहती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज की क्लास को आप लोग जैसा मैंने बताया है, जिस तरीके से मैंने दिखाया है, वैसे नोट डाउन करेंगे, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास का विराम यहीं पर हम लोग देते हैं। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। आई विल ऑलवेज वेलकम यू ऑल द स्टोरी एंड ग्लोरी ऑफ द ब्रांच एग्रीकल्चर। यहाँ पर एक चीज आपको और कि चैनल का जो नाम हमारा है वो आयोग स्टडी सर्किल से, क्योंकि सारे ही परीक्षाएं हमारी कृषि आधारित हैं, हम उसको एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो हमारा एग्जामिनेशन का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका भी नाम हम लोग एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में कन्वर्ट करेंगे, हालांकि उसका लोगो ASC ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। क्लास के लास्ट में जो बच्चे क्लास पूरी देखेंगे उनको ये अनाउंसमेंट पता हो। तो एग्रीकल्चरल स्टडी सर्किल अब से एप्लीकेशन का नाम डेवलप्ड रहेगा। अगेन वेरी वेरी थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड शब्बा खैर।